नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे संस्थान के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम उतना चर्चित नहीं है, लेकिन इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः इनके काम का जो प्रतिफल है वो दूसरी संस्था के नाम में दिखता है जब वो पूर्वानुमान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण संस्था की। आज हमारे साथ हैं इस संस्था के प्रमुख डॉक्टर वी एस प्रसाद। डॉक्टर वी एस प्रसाद जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। संस्था का नाम है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। जब मीडियम रेंज की बात करते हैं, रेडियो भी जब प्रसारण करता है तो उसके भी 3 रेंज होते हैं। एक मीडियम वेव होता है, एक शॉर्ट वेव होता है जो आजकल कम है उसके ट्रांसमीटर। शुरुआती दिनों में प्रसारण के समय लॉन्ग वेव का उपयोग किया जाता था और आपकी संस्था है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ये मध्यम से क्या तात्पर्य है और किस तरह का ये पूर्वानुमान किया जाता है आपकी संस्था द्वारा, इसके बारे में बताइए। मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान भी 3 तरह होता है। नाउकास्टिंग मींस अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट 3-4 आवर्स में क्या हो रहा है, वो कॉल्ड नाउकास्टिंग। और इसके अलावा होता है मीडियम रेंज, दैट इज 3 to 5 days एडवांस। एंड देयर इज अ शॉर्ट रेंज आल्सो देयर, व्हाट यू टोल्ड, दैट इज फॉर द लेस देन 3 days, 1 to 3 days में शॉर्ट रेंज पता है। हमारा सेंटर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आविष्कृत किया। That time they thought of giving forecast for the farmers in 3 to 5 days advance. उस तरफ कंप्यूटिंग पावर है। मुख्य उद्देश्य था किसानों के लिए उनको पूर्वानुमान मौसम का सूचना देने के लिए 3 days एडवांस में देना है के लिए ये सेंटर शुरुआत हुआ। उस वक्त फोरकास्ट दे रहा है टिल 1 day, एक दिन के लिए फोरकास्ट दे रहा है। उन्हें वो साइंटिस्ट के अंडरस्टैंड पर वो फोरकास्ट दे रहा है। अभी हम फोरकास्ट दे रहा है, वो फोरकास्ट साइंस का फॉर्मूलास इस्तेमाल करके सुपर कंप्यूटर में मॉडल बना के उससे कंप्यूट करके वी आर गिविंग द फोरकास्ट। इसीलिए इसमें तो क्या है, कंप्यूटेशन का पावर का मोर इंपॉर्टेंस है। डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटिंग पावर्स वी कैन गिव द फोरकास्ट। पहले सुपर कंप्यूटर वी आर गिवन, उसमें कंप्यूटिंग पावर बहुत 4 मेगाफ्लॉप्स है। अभी का सुपर कंप्यूटर है 8000 कोर्स मोर पावरफुल। उस वक्त वी आर गिविंग द फोरकास्ट अबाउट एवरी 150 किलोमीटर। अभी वो हम फोरकास्ट कर रहे हैं एवरी 6 किलोमीटर पर फोरकास्ट। अच्छा, पहले आप 150 किलोमीटर का फोरकास्ट करते थे, लेकिन सुपर कंप्यूटर के मदद से आप लोग अब 6 किलोमीटर का फोरकास्ट दे रहा है। इसी फोरकास्ट अभी बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग पावर वो हम सिटी फोरकास्ट भी दे रहा है। सिटी फोरकास्ट 330 मीटर फोरकास्ट, 330 मीटर लेवल में है। रीजनल लेवल में वी आर गिविंग 3 किलोमीटर फोरकास्ट वी आर गिविंग। अब आपने बात की कि आप लोग सुपर कंप्यूटर की मदद से किस तरह से बहुत ही कम समय के लिए फोरकास्ट देते हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए। अभी हाल ही में आपके यहाँ एक सुपर कंप्यूटर की बात हुई है, उसे लगाया गया है। तो अपनी संस्थान का आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो किस तरह का है और इसके क्या क्या फायदे दिख रहे हैं, अन्य संस्थानों में भी लिए जा रहे हैं? हमारा रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने नया सुपर कंप्यूटर फॉर मौसम के लिए शुरू किया लास्ट सितंबर में। इसका नाम है अनुरिका एट NCMRW एंड सेकंड वन इज कॉल्ड आर्का एट पुणे IIT। ये कंप्यूटर है, अभी दोनों मिलकर 22 पेटाफ्लॉप कंप्यूटेशन पावर में है। सो इसी सुपर कंप्यूटर से हम पहले वी आर गिविंग एटमॉस्फेयर अलोन मॉडल से है, अभी वो कपल्ड मॉडल से कर रहा है। कपल्ड मॉडल से वी आर टेकिंग द ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड का मॉडल का इन्फॉर्मेशन, तीनों मिलकर कपल्ड मॉडल में फोरकास्ट करने का शुरुआत कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने अब जो वायुमंडल है, जो समुद्र किनारा है और जो जमीन है, इस सब को लेकर के जो मौसम का पूर्वानुमान एलियर पर क्लाइमेट के लिए कर रहा है वेरी हाई रिजोल्यूशन मॉडल्स। अभी इवन डे टू डे वेदर के लिए भी कपल्ड मॉडल का इस्तेमाल कर। तो अभी तक जो आपकी फोरकास्ट हो रहे हैं, जो पूर्वानुमान आप दे रहे हैं, एक तो कृषि की आपने बात की है, क्योंकि मौसम की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसका कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपके संस्थान के अब तक की कार्य और उपलब्धियां क्या है? अभी NCMRW शुरुआत किया फार्मर्स के लिए। अभी फोरकास्ट क्वालिटी और रिजोल्यूशन इंप्रूव करने के साथ वी आर
using for the weather forecast, not only for the farmers, we are using the forecast even for visibility forecast for the airports, energy forecast, renewable energy के साथ, और we are using the forecast even for the disasters. So all fields are covered now. तो आपने जैसे कि बताया कि इवेन आप आपदा प्रबंधन में भी, आपदाओं के दौरान भी, और खास करके जब दृश्यता कम हो जाती है, खास करके ठंड के समय में विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है या बारिश के समय में, उस समय में भी फोरकास्ट करते हैं आप लोग। तो ये जो फोरकास्ट आप लोग करते हैं, इसके साथ आपने एक नवीकरणीय ऊर्जा की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी कैसे जुड़ा हुआ है? रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पावर और वायु पावर का से कितना पावर जनरेट करता है, वो पहले जानकारी रिक्वायर्ड है। ये जानकारी यूज होता है फॉर प्लानिंग द नेक्स्ट डे ग्रिड कैसे मैनेज करता है। पावर आता है हाइड्रो पावर से, पावर आता है थर्मल पावर से, और नया रिन्यूएबल पावर सोलर और विंड पावर और भी आता है। इसके लिए क्या होता है, विंड और सोलर का हमारा कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटी पर आता है। सो इसका जानकारी से कितना पावर फ्रॉम अदर सेक्टर्स कितना पावर जनरेट कर सकता है, वो प्लान करके ग्रिड का स्टेबिलिटी के लिए वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है। इसीलिए कितना पावर जनरेट करता है वो मौसम का जानकारी से जुड़ा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल काफी बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, तो मौसम पूर्वानुमान में इसका उपयोग करते हैं आप लोग? वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वी हैव टू इंफॉर्मेशन जनरेट करना है, उसको ट्रेन करना है, कैसा क्या होता है, किसका इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन विल जनरेट यूजिंग व्हाट द टेक्निक कॉल्ड रीएनालिसिस। वेदर फोरकास्टिंग के लिए क्या करता है, वेदर इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड ऑल द सैटेलाइट्स एंड एनसीएमआरडब्ल्यू पहुंचता है विद इन 3 आवर्स फ्रॉम द थ्रू आउट द ग्लोब। इसके यूज करके हम आज का वेदर कैसा है वो मॉडल से बनता है, वो यूज करके पिछले नेक्स्ट करके जनरेट करता है। वी आर डूइंग द रीएनालिसिस फ्रॉम लास्ट 40 years, ऑल द इंफॉर्मेशन गैदर्ड वी यूज रीएनालिसिस डेटा करता है। वो रीएनालिसिस डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चलता है क्या वेदर पैटर्न में क्या होता है, इसे इस्तेमाल करके वो ए मॉडल्स फोरकास्ट देता है। तो वो फोरकास्ट ट्रेन करने के लिए रीएनालिसिस डेटा रिक्वायर्ड है, वो रीएनालिसिस हमारा मॉडल से आता है। आजकल क्या होता है, जितने वैज्ञानिक संस्थान हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, खास करके जानकारियों का साझा करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो क्या आपका संस्थान भी इस तरह के कार्य करता है? हमारा संस्था क्लोजली एसोसिएटेड विद यूमेटकैस, यूरोप का है, यूएस का नोवा का है और जापान का है, इसलिए सभी संस्थानों के साथ काम कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल में, रीजनल लेवल में एनसीएमआरडब्ल्यू वर्क्स एज ए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। हमारा बे ऑफ बंगाल का सभी कंट्रीज का क्लाइमेट वेदर के लिए एनसीएमआरडब्ल्यू उनके लिए भी काम करता है। इंडिया के अलावा उसके लिए भी हम काम कर रहा है। एंड आवर सेंटर सेकंड एज ए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, एंड वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन हेल्पिंग ऑल आवर रीजन कंट्रीज को भी वेदर एंड क्लाइमेट में। बिम्स्टेक कंट्री से क्या तात्पर्य है, कौन कौन सी कंट्री है? 7 कंट्रीज है, बे ऑफ बंगाल का है, भूटान है, श्रीलंका है और थाईलैंड है और म्यांमार है, ऐसा। और बे ऑफ बंगाल का नॉर्थ बे ऑफ बंगाल कवर करके ऑल 7 कंट्रीज इसके मेंबर। दूसरे देशों के साथ जो आपके कोलैबोरेशन है, तो उसमें क्या क्या कार्य किया जाता है, किस तरह के कार्य होते हैं? बिम्स्टेक सेंटर में अभी एनसीएमआरडब्ल्यू लीडिंग द बिम्स्टेक कंट्रीज, 7 कंट्रीज का है एसोसिएशन का चेयरमैनशिप रोटेट होता है। अभी इंडिया इज लीडिंग द बिम्स्टेक सेंटर, माई सेल्फ आर द एक्टिंग एज चेयरमैन फॉर द बिम्स्टेक। इनके लिए हम हर एक हफ्ते में मैप मिलते हैं और ऑनलाइन, एंड उनके लिए वो नेक्स्ट वीक में क्या हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग टू दिस 7 कंट्रीज। और अलावा डेली बेस में ऑनलाइन इंटरनेट के साथ वी आर हमारा मॉडल में फोरकास्ट जनरेट है वो शेयरिंग कर रहा है इस कंट्री से। और हमारा भारतीय IMD है वो RMC दिस रीजन का RMC कर रहा है, इससे वो साइक्लोन्स के बारे में, इनके बारे में, सीवियर वेदर बारे में और कंट्रीज के भी वो देता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भी आप पूर्वानुमान शेयर करते हैं। तो आपकी ये जो संस्था है, इस संस्था का अभी कितना साल हुआ है? क्योंकि हमारे आकाशवाणी का अभी 90वां साल 19th ईयर मनाया जा रहा है। तो आपकी संस्था कब बनी और आपका जो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये कब से है? हमारा एनसीएमआरडब्ल्यू का वो 37 ईयर्स हो गया। ये स्टार्ट हुआ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अराउंड 89, और अबाउट 19
15 years बैक हमारा भारत सरकार का ओशन एटमॉस्फेरिक संस्था है, एक एक करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस वाज इनॉग्रेटेड। दिस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस 27th को वी आर सेलिब्रेटिंग 19th फाउंडेशन डे। 19 साल हुआ एंड नाउ ओशन एटमॉस्फेयर का सभी संस्थान, भारतीय संस्था सभी संस्थान एक ही होकर इसी संस्थान में काम कर रहा है। इसी संस्थान में भारतीय वी हैव IMD आल्सो इस बंधन। IMD completed 150 years and NCMRW completed 37 years, like that many institutions all सभी करके एक मिनिस्ट्री होके 19 साल हो गई। चीज और बताइए कि चूंकि इतने बड़ा आंकलन आप लोग करते हैं तो ये तो बड़ा राउंड दी क्लॉक वर्क है, 24 घंटे का काम है, हमेशा मौसम पे निगाह रखना, पर्यावरण पे निगाह रखना, वातावरण पे निगाह रखना, समुद्र से लेके पहाड़ों तक निगाह रखना। तो इसके लिए आपके यहाँ विशेषज्ञों की भी जरूरत होती होगी, तो किस तरह के विशेषज्ञता लोगों की आपके यहाँ जरूरत होती है? और कोई अपना कैरियर अगर इसमें बनाना चाहता है कि वो वहाँ इसमें उसको अवसर मिले, तो किस तरह के लोगों को योग्यता मिलनी चाहिए और उसे क्या क्या अवसर आपके यहाँ मिलेंगे? हमारा संस्था मल्टी स्पेशलिस्ट संस्था है, वो कंप्यूटर नॉलेज का रिक्वायरमेंट है और मैथमेटिकल साइंस का भी है और फिजिकल साइंस का भी है। एंड फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेनी सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेस इन मेनी इंस्टीट्यूशंस। IITC में है, IZERS में है और नेशनल यूनिवर्सिटीज में है और उसका PhD MTech प्रोग्राम्स है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हुए पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप्स है और इसका स्पेशलिस्ट का जरूरत, मल्टी स्पेक्ट्रल जरूरत है। कोई भी साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियर सभी का इसमें रिक्वायरमेंट है और हम यूज करता है जनरल साइंस प्रिंसिपल्स। साइंस प्रिंसिपल से मैथमेटिकल फॉर्मूला बना के मॉडल बना के कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। द कंप्यूटर पावर व्हाट वी रिक्वायर्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। सो द कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स एंड आल्सो वी यूज आवर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इवन स्पेस साइंटिस्ट एंड आल्सो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज सकता है। तो कोई भी इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट, साइंटिफिक पर्सन्स विद डिग्री कैन वर्क हियर एंड देयर आर many ways we can train them and we can absorb them in our center. And our employment news are coming here. अंतरिक्ष विज्ञान और हमारा साइंस विज्ञान की विशेषज्ञ है, कोई भी विज्ञान का इंटरेस्ट होने वाली हमारा फील्ड में कर सकते। हम चाहते हैं कि आपका ये संस्थान और भी फले फूले और इसका फायदा जो है मध्यम अवधि से बढ़कर दीर्घ काल तक लोगों को मिलता रहे। डॉक्टर VS प्रसाद जी, आपने आकाशवाणी के लिए हमारे सुनने वालों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश है और इन्हें बचाना हमारी पारिस्थितिक जिम्मेदारी है। भारत ने 18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 आमतौर पर ये 4 साल के चक्रों में किया जाता है। इसके अनुसार 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट के अनुसार भारत में न्यूनतम 3167 बाघ हैं और अब ये दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघ आबादी का घर है। ये संख्या 2006 की बाघ गणना के अनुसार 1411 बाघ से दोगुनी से भी ज्यादा है, जो भारत का पहला बाघ गणना सर्वेक्षण था। लगभग 640 मिलियन वर्ष पहले जब पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी, तब भी जीवन कहीं न कहीं सांसें ले रहा था। ये खुलासा ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है, जिन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से मिले 1700 मीटर लंबे चट्टान के नमूनों में जीवन के आणविक प्रमाण ढूंढे हैं। इन नमूनों में होपेन नामक अणु पाए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उस कठिन दौर में भी सूक्ष्म जीवों ने बर्फ की दरारों में प्रकाश संश्लेषण कर जीवन को जिंदा रखा। ये शोध हाल ही में मैंगोल्ड स्मिट्स सम्मेलन 2025 प्राग यूरोप में प्रस्तुत किया गया और ये पृथ्वी पर जीवन की जिजीविषा का अद्भुत उदाहरण है। क्या मोटापा सिर्फ कम चलने फिरने से होता है? एक नई अंतर्राष्ट्रीय शोध रिपोर्ट ने इस मिथक को तोड़ दिया है। इस शोध में बताया गया है कि मोटापे के लिए मुख्य रूप से हमारी डाइट यानी खान पान जिम्मेदार है, न कि केवल शारीरिक निष्क्रियता। शोध में 34 देशों के लोगों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ज्यादा विकसित देशों में ऊर्जा खपत कम थी लेकिन मोटापा अधिक। यानी समस्या यह है कि हम जितनी कैलोरी खा रहे हैं वो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है।
इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।